पे आ जाते हैं, हमारे पर्सनल टारगेट पे आ जाते हैं। और अभी आप देखिए तो ईरानियन इस्लामिक रजीम ने यूएई के फुजेरा में जो हमला किया, उसमें 3 हमारे जो भारतीय हैं वो पूरी तरह से घायल हुए। और जिसकी की निंदा, कड़ी निंदा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके के ऑपरेशन की। तो जाहिर है कि ये जो परिस्थिति है ये भारत के लिए भी अनुकूल नहीं है। भारत भी चाहेगा कि इसका रेजोल्यूशन हो, जल्द से जल्द हम्म। रेजोल्यूशन हो। और मैं अवश्य इस बात को कहना चाहता हूं कि भविष्य में अपने शिप्स की रक्षा के लिए भारत भी जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो उठा सकता है। और भारत ने बाब अल मंडेब में और जो गल्फ ऑफ एडन में, रेड सी में जब वहां परिस्थितियां बिगड़ी थी तो अपने शिप्स को वहां पर भेजा था। तो अगर आवश्यकता भविष्य में पड़ती है तो भारत एक डिफेंसिव पर्पस के तहत ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट को और अपने शिप्स को सिक्योर करने के उद्देश्य से, भारत की नेवी भी बहुत शक्तिशाली नेवी है और हम भी कोई कदम उठाने के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन भारत तो यही अपेक्षा करेगा या कोशिश करेगा कि ये जो सद्बुद्धि इतनी आए कि वहां पर स्टेट ऑफ हार्मूज का नॉर्मलाइजेशन हो, वहां पर आवागमन सुचारू रूप से रूल्स बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करते हुए संचालित हो, और उस क्षेत्र का जो दुरुपयोग है वो हम्म। न किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ये जो पूरी स्थिति है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। दो युद्ध देशों की लड़ाई में पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित जो है प्रभावित हो रहे हैं, और वहां पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको रिजॉल्व करना ही होगा। और अब देखते हैं कि उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से निकलता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। इसका रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। स्टेट ऑफ हार्मूज का ये जो ब्लॉकेट, काउंटर ब्लॉकेट लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन लेकिन ईरान तो किसी भी तरीके से नरमी दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान तो ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसका ही पूरा कंट्रोल हो, जिसे लेकर नाकेबंदी भी अमेरिका ने कर दी है। लेकिन फिलहाल जो आप कह रहे हैं कि देखिए ज्यादा लंबा तो नहीं चलेगा, लेकिन आगे बातचीत को लेकर जो कदम बढ़ाया गया है यूके देवनाथ सर, इसके बाद क्या कोई उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है? क्या इस बार बातचीत जो है वो सफल हो पाएगी, या फिर जो कहा गया है अमेरिका की ओर से कि बातचीत संभव नहीं होती है, अगर ईरान के ओर से कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर हम हमले कर देंगे? तो आगे फिर क्या हालात बन सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगर हम बात करते हैं तो? हाँ पुनिया जी, बातचीत सफल होगी, जरूर सफल होगी। हम्म। कुछ हद तक तो सफल होगी ही। हम्म। लेकिन सबसे पहले दरकार है कि अमेरिका से जो इस तरह से भड़काऊ बयान रोज आ रहे हैं, हम्म। जो कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को या ईरान के देश को नीचा दिखाने की बार बार कोशिश की जाती है, ये भड़काऊ बयान कुछ समय के लिए अमेरिका से आने बंद हो जाने चाहिए। बातचीत होगी, इस्लामाबाद में ही शायद होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बातचीत जब शी जिनपिंग का और चीन का दौरा करके डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका में आ जाएंगे, बातचीत उस वक्त होगी। फिलहाल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का 100% ध्यान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के चीन विजिट की तरफ है। तो चीन के विजिट से 16 तारीख को, 17 तारीख को वापस आ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। उसके हम्म। बाद ही वह अपना मन इस्लामाबाद में बातचीत के लिए केंद्रित कर पाएंगे। तो अगले हफ्ते हो सकती है बातचीत। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि जी। अमेरिका ने कहा है कि 30 दिन का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बातचीत करने के लिए वो ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बातों का ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगला एक महीना जरा शांतिपूर्ण होने की अंदेशा है। ईरान ने भी अपनी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो यही बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, ईरान ने जब जवाब नहीं दिया और ईरान ने कहा कि वह एक समय आने पर तभी जवाब देगा, इसका मतलब क्या है कि ईरान ने अभी तक अमेरिका का जो प्रपोजल है उसको ठंडे बस्ते में ये श्रेडर के अंदर या डिलीट नहीं किया है। हम्म। जी। हम्म। तो अब ये कह रहे हैं कि ईरान हो सकता है कि उस प्रस्ताव पर विचार करे, हो सकता है कोई नरमी देखने को मिले। लेकिन जो 14 पॉइंट तैयार किए गए हैं संजय श्रीवास्तव जी अमेरिका की ओर से, जो ईरान को भेजे भी गए हैं, उसमें क्या लग रहा है 14 पॉइंट्स में ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिसे लेकर ईरान जो है सहमति जता देगा और जिसे लेकर हो सकता है कि ईरान की ओर से मना कर दिया जाए? क्योंकि जो 14 पॉइंट्स तैयार किए गए हैं उनमें से कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो पुराने हैं, जिस पर पहले भी सहमति नहीं बनी हुई है। देखिए पुनीता जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के अंदर जो सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है और स्वाभाविक भी है।
और जैसा कि मैं कहता भी रहा हूं कि यूएस और ईरान के बीच में एक अविश्वास की गहरी खाई बन गई 28 फरवरी और उसके बाद से जो घटनाएं हुई हैं उससे तो ये बहुत ही ज्यादा ये इंटेंस हो गया है, डीप हो गया है। जो अविश्वास है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो बहुत ज्यादा गहरा गया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईरान के अंदर 28 फरवरी और उसके बाद से जो तबाही बर्बादी हुई है, उसके बाद से ईरान को इस पूरी सिचुएशन को एक नए तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और देखिए, नेगोशिएशन और बातचीत करना कोई सरेंडर का कदम नहीं होता है। अगर आप नेगोशिएशन और बातचीत करेंगे तो जाहिर है कि तभी जा करके इसका वहां पर शांति स्थापित हो सकती है। और कंस्ट्रक्टिव कदम उठाना कोई वीकनेस नहीं होती। और यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर कमिटमेंट दे, तो उसको उस दिशा में विचार करना चाहिए। और ईरान की इस्लामिक रिजीम को तो मैं ये भी कहूंगा कि जो उसकी आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो नीति रही है, इसराइल के प्रति जो उसका अप्रोच रहा है, जो कि बिल्कुल उसको रिकॉग्नाइज ना करना, उससे नफरत का भाव रखना, उन सारे के विषयों के बारे में उसे अपने स्टैंड को पुनर्विचार उसका करना चाहिए। अगर ये रिजीम चाहती है कि ईरान में शांति रहे, पूरे मिडिल ईस्ट में शांति रहे, अमेरिका के साथ और विश्व के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, तो ऐसे में सकारात्मक बदलाव को करने की नितांत आवश्यकता है। हाई टाइम है कि वो अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाए। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि ईरानियन इस्लामिक रिजीम अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव ला करके दिखाती है तो उसको मौके मिलेंगे, उसके ऊपर सैंक्शंस भी हटेंगे। उसके द्वारा अगर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दर्शाया जाता है इसराइल के प्रति, आतंकवाद को छोड़ने के प्रति, तो जरूर उसे मौका मिलेगा। देखिए, ईरान के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का और अमेरिका का कोई नफरत का भाव नहीं रहता कि उसको, ईरान के लोगों को हम सब बहुत सम्मान करते हैं। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और उसकी एक गरिमा है, उसका अपना सम्मान है। लेकिन जो इस्लामिक रिजीम यही अपने अंदर उस सारे अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो विरासत है उसको ध्यान में रखते हुए अगर अपने अंदर वो बदलाव लाती है, तो क्या उसमें क्या ये नहीं लाया जा सकता? क्या मैं फिर से कहता हूं कि यदि सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन जैसे जो राष्ट्र हैं, यदि इसराइल के साथ बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आखिर ये ईरान की इस्लामिक रिजीम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? और उसको समझना पड़ेगा कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो शैतानी सोच है उसको त्यागना होगा। डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन के बारे में ईरान की इस्लामिक रिजीम क्यों नहीं विचार कर सकती? इस बारे में ये बड़े प्रश्न हैं जिसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। वो कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं होगा यदि आप अपने अंदर कोई ऐसा बदलाव लाते हैं कि जिसमें कि आप अन्य राष्ट्रों के प्रति, अन्य सभ्यताओं के प्रति एक सहयोग का रुख दिखाएं और ये कहें कि हम इस बारे में इजराइल से भी इंटरेक्ट करना चाहेंगे और करेंगे और आतंकवाद को अब सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरीके के कमिटमेंट्स अगर दे तो ईरान को मौके मिलेंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। आज भी अमेरिका इस बात को कह रहा है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए। नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए तो कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन वो तभी नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए भी वो तैयार नहीं है। और नेगोशिएटिंग टेबल पर अगर आते नहीं आने के लिए तैयार के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। यदि हम नेगोशिएटिंग टेबल पर चले गए तो ये ऐसा लगेगा कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, जो कि मुझे लगता है कि सही अप्रोच नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सारे समस्याओं का जो समाधान है वो डायलॉग में ही है और डिप्लोमेसी में ही है, डी एस्केलेशन में ही है। और इस तरीके की बुद्धिमत्ता ईरान की इस्लामिक रिजीम के अंदर अगर आएगी तो ये सबसे अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात नहीं तो ये है ना, देखिए डिप्लोमेसी के जरिए रास्ता निकल सकता है, लेकिन जो आप भी कह रहे हैं कि देखिए बातचीत के लिए तो ईरान तैयार हो ही नहीं रहा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि ईरान के अंदर ये कोई तय नहीं कर पा रहा है कि आगे हम करें तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ IRGC, दूसरी तरफ यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि जो राजनीतिक हलचल वहां पर देखने को मिल रहा है, इसे लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं यूके देवनाथ सर। और ऐसे में क्योंकि देखिए जो स्थिति इस वक्त हम ईरान के अंदर ही देख रहे हैं, इसके बाद क्या ये वाकई में संभव नजर आ रहा है कि ईरान एक बार फिर से बातचीत के लिए, जो संजीव श्रीवास्तव सर बोल रहे थे कि ईरान तो तैयार ही नहीं हो रहा है बातचीत करने के लिए, तो बातचीत आखिर होगी कैसे? अगर बातचीत के फ्रंट पर, टेबल पर सामने नहीं आता है ईरान अमेरिका के सामने, तो फिर आगे भी कोई संभावना शांति को लेकर बनी तो बहुत कम उम्मीद लग रही है इसकी। पुनीता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को बातचीत के लिए आना पड़ेगा। हाँ। उसने अपनी बातचीत करने की जो मंशा है वो तब दिखाई थी जब आज से 10 दिन पहले अरागची इस्लामाबाद गए थे और उस वक्त वह इस्लामाबाद में 2 दिन रहे।
अमेरिकन डेलीगेशन नहीं आया। फिर वो ओमान गए, ओमान से वापस इस्लामाबाद आए, एक दिन रहे, अमेरिकन डेलीगेशन नहीं आया। फिर वो वहां से मॉस्को गए, मॉस्को से वापस इस्लामाबाद पहुंचे अरागची, वहां एक दिन रहे, अमेरिकन डेलीगेशन नहीं आया। दिक्कत ये आ रही है कि अगर हम टाइम फ्रेम को देखें तो हो ये रहा है कि अमेरिका जो है लगातार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि एकमात्र बिंदु जो है जो कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होता है और खत्म होता है, वो है कि ईरान ठीक है न्यूक्लियर बम को ना बनाए। सर, अब माफी ईरान रोकना जो है चाहूंगी, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। आप दोनों महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि हालात कैसे आने वाले दिनों में जो हैं वो बिगड़ने वाले हैं। हो सकता है कि अगर बातचीत हो तो बातचीत के जरिए कोई समाधान निकले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।